Good afternoon, everyone. This is a very important fast track revision on a very famous and confusing section, that is section 90, 89 and 88, 91. First of all, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, there is a very thin line of difference between section 89 and 90. 90 is dealing with significant beneficial ownership, एंड 89 में हमने कहीं पर भी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर नहीं बोला था. देयर वर ड्यूटीज कास्टेड ऑन रजिस्टर्ड ओनर एंड बेनिफिशियल ओनर एंड ऑल्सो ऑन द कंपनी. तो आइए एक एक करके हम इस डिफरेंस को समझते हैं कुछ इंटरेस्टिंग पीपीटीज के थ्रू. सबसे पहले एक चीज वापस बता दूं, ये क्लास बहुत बड़ी क्लास थी, 1.5-2 घंटे की, पर अभी सिर्फ मैं 5-7 मिनट में फाइन पॉइंट्स पर हैमर करूंगा. अगर आपने नहीं कर रखा है इस सेक्शन को तो आप समझ भी नहीं पाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं, बट जिन्होंने किया है उनके लिए बहुत अच्छा रिकैप्चुलेशन हो जाता है 5 to 10 मिनट्स में अबाउट ऑल द पॉइंट्स. लुक हियर, सबसे पहले आपको सेक्शन 89 की अगर मैं याद दिलाता हूं यहां पर. यस, सेक्शन 89 एक बात बोल रहा होता है दैट अगर आप का नाम रजिस्टर्ड है एज अ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, you are a person that your name is registered, is reflected as a registered shareholder, but actually you do not have any beneficial interest in the shares. आप सिर्फ रजिस्टर्ड ओनर हैं पर आप बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि डिविडेंड बेनिफिट्स कोई और पा रहा है, वोटिंग राइट्स कोई और एक्सरसाइज कर रहा है, आपका नाम सिर्फ रिफ्लेक्ट हो रहा है. तो ऐसे सिचुएशन में आप कंपनी को इंफॉर्मेशन देंगे इन MGT 4 within 30 days of acquiring such type of interest. And जो beneficial owner है, beneficial interest जिसका है, वो भी कंपनी को इंफॉर्मेशन देगा, वो इंफॉर्मेशन देगा इन MGT 5. तो ड्यूटी दोनों पर है. कुछ डिक्लेरेशन रजिस्टर्ड शेयर होल्डर दे रहा है, कुछ बेनिफिशियल शेयर होल्डर दे रहा है कंपनी को, MGT 4 एंड MGT 5 में. एंड कंपनी MGT 6 में ROC को इंफॉर्मेशन देता है विद इन 30 days of receiving such information. ओके, तो रजिस्टर्ड ओनर ने भी दे दिया, बेनिफिशियल ओनर ने भी दे दिया. अब भविष्य में अगर कोई चेंजेस आता है तो वापस वो अपने अपने इंफॉर्मेशन MGT 4 एंड MGT 5 में दे देते हैं. सो तो सेक्शन 89 वाज अपीयरिंग टू बी वेरी सिंपल. और ये जो ड्यूटी थी वो एनी पर्सन वेयर द नेम इज एंटर्ड, इट सच पर्सन लिखा हुआ था, बिकॉज 90 में आप बार बार एक शब्द देखोगे, इंडिविजुअल वर्ड पर फोकस किया गया है. एंड कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 आने के बाद, वापस ध्यान से सुन लीजिए, ये जो बच्चे मई 21 में दे रहे थे उनको भी मैं नॉलेज के लिए बता दे रहा था, एग्जाम्स में मेरे को नहीं लगता कि यहां से क्वेश्चंस आएंगे, बट जो भी 22 और नवंबर 21 में दे रहे थे उनके लिए था ये 89 सबसेक्शन 5, 89 सबसेक्शन 7 एंड 89 सबसेक्शन 11 तो नया इंट्रोड्यूस हुआ है. 5 एंड 7 पहले थे, फिगर्स चेंज हो गए हैं कि अगर कोई पर्सन जिसको MGT 4 एंड 5 में अभी हमने सुना डिक्लेरेशन देना पड़ता है, एंड वो पर्सन अगर डिक्लेरेशन नहीं देता है तो पेनल्टी क्या लगेगा यहां पर दिया हुआ है. और ये नोट्स आपके गूगल पर भी अवेलेबल है और मेरे साइट पर भी अवेलेबल है. और कंपनी अगर ROC को MGT 6 टाइम से नहीं देता है तो कंपनी एंड ऑफिसर्स पर क्या पेनल्टी लगेगा, एज यू कैन सी. तो आप पॉज कर सकते हैं और इमेज का क्लिपिंग ले सकते हैं यूट्यूब में जब इस वीडियो को देख रहे हो. एंड अगर आपने ट्यूशन बहुत पहले लिया था तो इसको आप देख सकते हैं. पर पर्सनली स्पीकिंग, मेरे को पर्सनली नहीं लगता है अपने एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 20 ईयर्स से कि यहां से कोई क्वेश्चन इस पेनल्टी बेस्ड क्वेश्चन से कुछ पूछा जा सके. ऐसे बोलना तो गलत होगा, बट स्टिल आई डोंट हैमर अपॉन और आई डोंट tell you to learn this by heart. जो important penalties and figures हैं in various chapters I have already emphasized. तो मैं इसको हटा दूं. चलिए, तो सेक्शन 88 was talking about 3 forms. MGT 4 रजिस्टर्ड ओनर हैं आप, पर आप बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं करते हैं. लैंग्वेज ध्यान से सुनो, वरना कई लोग सोचते हैं एवरी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर हैज टू फाइल MGT 4. नो 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 नो. फिर MGT 5 भी याद हो गया, बेनिफिशियल इंटरेस्ट वाला आदमी दे रहा है, और MGT 6 कंपनी दे रहा है. नाउ व्हाट इज सेक्शन 90 अबाउट? सेक्शन 90 में क्या बोला जा रहा है? एवरी इंडिविजुअल जो बेसिकली जिसकी इनडायरेक्ट होल्डिंग होती है, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम इंडिविजुअल हो और तुम कंपनी में डायरेक्टली 12% होल्ड कर रहे हो तो तुम्हारे लिए ये बेन 1 नाम का फॉर्म नहीं आया है. बेन 1 बेनिफिशियल ओनरशिप का डिटेल्स वो इंडिविजुअल देगा जो इनडायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लस डायरेक्टली मिलाकर, जो पर डायरेक्टली ही अगर 10% होल्ड कर रहा है उसको ये डिक्लेरेशन नहीं देना है. बिकॉज MCQ में बहुत लोग सोचेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मिस्टर ए एक इंडिविजुअल है, वो एक्स लिमिटेड में 12% होल्ड कर रहा है, और क्योंकि आपने बहुत बड़ी डिटेल क्लास की थी, पता नहीं कैसे की थी, तो उसमें आपने देखा होगा एवरी इंडिविजुअल, यस सर, मिल गया सर, जिसकी भी बेनिफिशियल इंटरेस्ट 10% की होती है
उसको ये जमा देना पड़ता है। तो every individual who acting alone or together or through or one or more persons including through a trust or any other structure, उसके लिए लगता है, पर वो यहां पर इनडायरेक्ट माना जाएगा, ये रूल्स में क्लैरिफाई हुआ है। ओके, उसको बेन 1 में डिक्लेरेशन देना है 30 डेज के अंदर, और जब भी चेंजेस होगा तो भी 30 डेज के अंदर देना है। सो तो बेन 1 में बेनिफिशियल ओनर, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, नॉट बेनिफिशियल ओनर, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। और इसको बेस्ट तरीका समझने का होगा आपके लिए दिस पर्टिकुलर स्लाइड जो आप देखोगे, यहां पर लिखा हुआ है कि इनडायरेक्टली या इनडायरेक्ट, मैंने डायरेक्ट होल्डिंग को यहां पर कवर नहीं किया है। इनडायरेक्टली अगर आपके पास ऐसे ऐसे होल्डिंग हो जिसमें आप डायरेक्ट को मिला सकते हैं, पर सिर्फ डायरेक्टली अगर 10% डायरेक्टली आ रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तब तो आपका नाम ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड है कि आप कंपनी में इतना होल्ड कर रहे हैं। 10% शेयर्स, वोटिंग राइट्स, या आपको डिविडेंड मिल रहा है 10%, या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहे हैं आप एक्चुअली में, और ये डिफाइन था एसोसिएट वाले डेफिनेशन में। तो ऐसे सिचुएशन में याद रखिएगा आपका माना जाता है एसबीओ। अगर एक कंपनी, जैसे ये एग्जांपल आप देखोगे यहां पर इनडायरेक्ट होल्डिंग को एक्सप्लेन किया है, अगर एक मेंबर, एक बॉडी कॉर्पोरेट मेरी कंपनी की मेंबर है और उस बॉडी कॉर्पोरेट में उस इंडिविजुअल का मेजॉरिटी स्टेक है, तो माना जाएगा इंडिविजुअल मेरे यहां एसबीओ है। सर मैं समझा नहीं, आप क्या बोल के निकल गए? बेटर होगा आप इस एग्जाम्पल को देखो जो मैंने क्लास में भी बताया था। ये मिस्टर ए है, ए 51% होल्ड करता है पानवाला लिमिटेड में। पानवाला लिमिटेड मेरे यहाँ 19% होल्ड करता है। क्योंकि पानवाला लिमिटेड मेरे यहाँ 19%, इट इज मोर देन 10%, ग्रेटर देन इक्वल 10%, तो पहले एक ट्रिगर हुआ, अंडरस्टूड कि मैं चेक करूंगा, पर मुझे तो इंडिविजुअल से मतलब है, पर ये जो इंडिविजुअल है वो इसका मेजॉरिटी स्टेक होल्ड करता है, तो ये ए जो है एसबीओ माना जाएगा। ओके सर, अगर ए खुद डायरेक्टली होल्ड करता है XYZ लिमिटेड में 12% इक्विटी, एसबीओ नहीं होता। अगर वो इनडायरेक्टली एक कंपनी के थ्रू कर रहा है देन उसकी बेन 1 वाली डिक्लेरेशन पिक्चर में आती है। क्योंकि वो डायरेक्टली होल्ड कर रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? सर एक बात करिए, अगर वो डायरेक्टली 9% होल्ड कर रहा है और कंपनी के थ्रू भी कुछ होल्ड कर रहा है, हाँ डायरेक्ट प्लस इंडेक्स जुड़ा जा सकता है। डायरेक्टली ही अगर 10% के ऊपर हो जा रहा है तो बेन 1 इज नॉट कमिंग इनटू पिक्चर, यहां पे नहीं आ रहा है, पर यहां पे आ रहा है बिकॉज ये डेफिनेशन वो बड़ा बड़ा रूल्स में लिखा था जिसको मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था। नाउ लुक हियर, यहां पर देखिए एक कंपनी दिखा रहा है 19% यहां पर कुछ दिया हुआ है, एंड देन दिस इज हैपनिंग हियर। पढ़ के देखो, दारू वाला लिमिटेड जो है कंपनी, पान वाला लिमिटेड में इतना परसेंट होल्डिंग है और आप इसमें होल्ड कर रहे हैं 51%, तो ये नहीं माना जाएगा एएसबीओ, बिकॉज यहाँ पे रूल्स में लिखा है कि 1 लेयर चेक करना पड़ता है। यहाँ पे देखो ये कंपनी, फिर ये कंपनी, फिर ये, इतने दूर तक मुझे नहीं देखना है चेन को। बट अगेन इफ आई सी दिस एग्जाम्पल, यहां पर अगर वो 100% दारू वाला लिमिटेड में होल्ड करता है देन ए इज एसबीओ। दिस इज अ रिविजन, आई एम अज्यूमिंग कि आपने मेरी बड़ी क्लास की होगी, मैं उन्हीं पॉइंट्स को वापस यहां पर क्लब कर रहा हूं। ये एक फर्म है और इसके पार्टनर्स जो हैं वो 9% होल्ड कर रहे हैं XYZ लिमिटेड में, नो एसबीओ, इन लोग दोनों ही एसबीओ नहीं माने जाएंगे। बट अगर यहां पर ये फर्म 19% होल्ड करता है देन दीज पार्टनर्स जो हैं यहां पर, ये क्या माने जाएंगे? एसबीओ माने जाएंगे। ओके, ये पार्टनर्स यहां पर एसबीओ माने जाएंगे। ओके सर, फर्म 9% कर रहा है, वन ऑफ द पार्टनर्स डायरेक्टली भी 2 कर रहा है, इस बार जुड़ जाएगा 9 + 2 11, और ये में जो मिस्टर ए है ये भी एसबीओ माना जाएगा। बी नहीं माना जाएगा बट ए माना जाएगा एसबीओ। ये सपोज ए है, अंडरस्टूड द फर्क? ये हमने डिफरेंस बहुत डिटेल में किया था। सही से आपको पता कैसे चल रहा है? दीज थिंग्स वे डिस्कस थ्रू दैट थ्योरी। ट्रस्ट अगर होल्ड कर रहा है कंपनी में तो ट्रस्ट के जो ट्रस्टीज हैं, अगर ट्रस्ट की होल्डिंग 19% है तो ट्रस्टीज एसबीओ माने जाएंगे। ओके, बट ये जो सेक्शन है ये कुछ कुछ होल्डिंग जो है इन रिस्पेक्ट ऑफ द होल्डिंग मेड बाय सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कंपनी, ये सब यहां पर एग्जेम्पशन में थे कि इनके द्वारा अगर कोई होल्डिंग की गई है तो उसके लिए मुझे इस बेन 1 और ये सब के डिक्लेरेशंस नहीं देने पड़ेंगे। नाउ लुक हियर एवरीवन, सो ये बात जो आपने जो डायग्राम से सिखा रहे थे ये आपको पता कैसे चला? देखो यहां पर, यहां पे हमने देखा था एचयूएफ अपने कर्ता के थ्रू कर रहा है,
पार्टनर्स आर कंसिडर्ड एज एसबीओज, ट्रस्टीज, ये सब हमें एक बड़ा बड़ा सा डिटेल दिया था, ये मेरे वेबसाइट पे मैं डलवा दूंगा, तो आप यहाँ से भी देख पा रहे थे। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है ये वाला डिस्कशन, बट वापस करना तो पड़ता ही है। तो बेन 1 में बेनिफिशियल ओनर ने कंपनी को दे दिया, यस सर। उसके बाद कंपनी आरओसी को देता है बेन 2 में, ये डिक्लेरेशन, ये इंफॉर्मेशन देता है विद इन 30 days ऑफ रिसीविंग इट फ्रॉम द एसबीओ। एंड बेन 3 में वो अपने रजिस्टर को सब डिटेल्स मेंटेन करता है, और इस टाइप के चेंजेस जो भी आते हैं एसबीओ से मैं मेंटेन करता रहूंगा। उसके अलावा यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कंपनी नोटिस इन द प्रिस्क्राइब मैनर इन बेन 4, कई बार कंपनी नोटिस देता है टू एनी पर्सन whom the company knows or has reasons to believe that he is a SBO, या ये वो इन्फॉर्मर है जो SBO के आइडेंटिटी के बारे में जानता हो, या पिछले 3 सालों में अगर आप SBO रहे और उस समय आपका नाम नहीं था एज SBO, तो कंपनी उनको नोटिस देता है, और आपको नोटिस का रिप्लाई 30 डेज के अंदर देना पड़ता है। आप 30 डेज के अंदर रिप्लाई अगर नहीं देते हैं, या आपका जो रिप्लाई फालतू आया है, तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी वाला एनसीएलटी को अप्लाई कर देता है 15 दिन के अंदर। 30 डेज खत्म होने के बाद 15 डेज के अंदर मैं एनसीएलटी के पास चला जाऊंगा, नीचे लिखा हुआ भी है, और फिर एनसीएलटी को मैं अप्लाई बेसिकली करता हूं कि फ्रीज कर दीजिए शेयर्स के सारे बेनिफिट्स, ट्रांसफर्स पे रेस्ट्रिक्शन लगा दीजिए इंटरेस्ट के। तो एनसीएलटी छानबीन करेगी, दोनों पार्टीज को सुनेगी, और फिर 60 दिन के अंदर इस टाइप के फ्रीज एक्शंस एनसीएलटी इशू कर सकता है, यहां पर लिखा हुआ था। डिड यू गेट दीज? और याद रखिएगा, अगर आप दुखी हैं, आप 1 साल के अंदर एनसीएलटी के पास जाइए, और आप अगर 1 साल के अंदर एनसीएलटी के पास नहीं जाते हैं, तब फिर आपके शेयर्स आईपीएफ फंड में ट्रांसफर हो जाएंगे। और इस चैप्टर में भी यहां पर अमेंडमेंट एक्ट के बाद कुछ फिगर्स में, पेनल्टी के फिगर्स में चेंजेस आए थे, जो आप पॉज करके आप फोटो उतार सकते हैं। इसको लेकर कोई टेंशन में नहीं आएगा कि सर पूरा चैप्टर चेंज हो गया क्या, नो नो नो, चैप्टर चेंज नहीं हुआ। और ये पेनल्टी के फिगर्स में इंपॉर्टेंट है भी नहीं, याद करने नहीं बोल रहा हूं। फाइन्स लगते थे पहले, अमेंडमेंट एक्ट 2020 के बाद यहां पेनल्टी लिखा हुआ है। अंडरस्टूड सर? सो सेक्शन 89, 90 डन ब्यूटिफुली। फिर 91 में हमने देखा था यहां पर पावर टू क्लोज रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। मैंने बताया था साल में यूजुअली एजीएम के पहले, यूजुअली और भी काम बार होता है, अगर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के क्लोजर की बात होती है, मेंबर्स डिबेंचर होल्डर्स की, तो मुझे 3 चीजें याद रखनी जो समरी में रिविजन में बोल रहा हूं कि जब केस स्टडी आएंगे, पीरियड ऑफ क्लोजर पर क्वेश्चंस होंगे, याद रखना 1 साल में 45 दिन से ज्यादा ये क्लोजर नहीं हो सकता। तो एग्जाम में आएगा, हाँ 42 दिन बंद था लगातार, तुमको लगेगा 45 दिन के अंदर है, बट मैक्सिमम एट अ स्ट्रेच 30 डेज से ज्यादा नहीं हो सकता, याद रखिएगा इस चीज को भी। एंड जब भी क्लोजर करो तो मिनिमम 7 डेज का नोटिस देना पड़ता है, 2 न्यूज़पेपर्स में भी लिखना पड़ता है, वेबसाइट पे भी पोस्ट करना पड़ता है। एंड सेबी के कुछ नियम कानून और होते हैं रिकॉर्ड डेट्स और को इन्फॉर्म करने का, मुझे वो लेसर पीरियड भी ध्यान में रखना पड़ेगा, जो अभी तुम्हारे कंपनी लॉ के पेपर के लिए दरकार नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस, द लास्ट पोर्शन इन दिस चैप्टर वो सेक्शन 88, जो हमने लास्ट में किया था क्योंकि वो ईजी पोर्शन था। सेक्शन 88 में वी सॉ दैट रजिस्टर ऑफ मेंबर्स आपको MGT 1 में रखना है, डिबेंचर होल्डर्स की रजिस्टर एंड अदर सिक्योरिटी आपको MGT 2 में रखना है। एंड अगर आपके मोर देन 50 मेंबर्स हैं तो इंडेक्स रखना कंपलसरी हो जाता है। फॉरेन रजिस्टर आप रख सकते हैं, अगर आपका आर्टिकल्स बोले तो आपके बाहर वाले लोगों का डिटेल्स आप फॉरेन रजिस्टर में आराम से मेंटेन कर सकते हैं इफ योर आर्टिकल्स ऑथोराइज। एंड मॉरल ऑफ द स्टोरी, जो एक दिन पहले भी हमने देखा था कि ये सब जो रजिस्टर होते हैं, ये सब क्या आप दूसरी जगह रख सकते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा? यस, पर उसके लिए आप एक दूसरी जगह, एक ऐसी जगह होगी जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, वेयर मोर देन 10% ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स रिसाइड, तो आप रख सकते हैं दूसरी जगह। एंड SR पास करना पड़ेगा। और कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद यहां पे भी थोड़ा फिगर्स चेंज हुआ है, तो एक बार नजर डाल लीजिए। सेक्शन 88 मैं भी चेक कर लूं। सेक्शन 88 के पेनल्टी में यही लिखा है, कंपनी डज नॉट मेंटेन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, या जो बोला गया है, पेनल्टी ऑफ 3 lakhs ऑन द कंपनी। 3 lakhs है, 5 lakhs नहीं है, 3 लिखा हुआ है। एंड ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट पर पेनल्टी ऑफ 50,000 कैन बी इम्पोज्ड। तो पहले के फिगर्स और इस फिगर्स में चेंजेस हैं, तो नोट कर लीजिए एज इट इज। मेरे को पर्सनली आपको एकदम बिंदास बोल रहा हूं कि आपको टेंशन नहीं है फिगर्स को लेकर, बहुत क्वेश्चंस नहीं आते हैं। सर आ गए तो जो आ जाएगा उसके लिए आपको डिटेल्स बुक, इसी बुक में समरी नोट्स बोल के डाला गया है, जिसके फिगर्स आप क्लास के अनुसार चेंज करते रहोगे, वो वाले लिस्ट आप पढ़ ले तो काम हो जाता है। थैंक यू सो मच। तो ये PPT जरूर देखिएगा, वेबसाइट पे डाल दे रहा हूं बिकॉज उसमें वो सारे डिटेल्स और अच्छे से दिए हुए हैं।